रोज़ाना 1.5 घंटे का फासला तय करके एक नज़र तुम्हें देखने आता हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। अब चौथी मर्तबा तुमसे नहीं पूछूंगा बल्कि बता रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा मीशा। और शादी के बाद तो हमें रहना ही साथ होगा। फिर हम बूढ़े होने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मेरे साथ तुम्हें कभी ऐसे तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो नरमी से इसके दोनों हाथों की उंगलियां थामे बोल रहा था। और अगर मैं जवान होकर शादी से इनकार कर दूं तो? वो गर्दन अकड़ाकर शरारत से बोल रही थी। शहद रंग आंखें तमानियत से चमक रही थीं। मैं अब तुमसे पूछूंगा नहीं। 3 बार पूछूं, अगली बार ये सवाल इस वक्त करूंगा जब हमारा निकाह हो रहा होगा। तुम अगर इनकार करोगी तो याद रखना इसके बाद तुम्हारी फोर्स्ड मैरिज होगी। वो होले से इसके हाथों को झटका देकर बोला तो मीशा का सर उसके सीने से जा टकराया। इसका दिल धड़क उठा था। वो सटपटा कर इससे अलग हुई मगर इसे अजान के अल्फाज बुरे नहीं लगे। वो पुरजोश हुई थी, खुश हुई थी। तुम बहुत बुरे हो। वो इससे दूर होते हुए मसनूई खफगी से बोली और कदम आगे बढ़ा दिए। और तुम बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो हंसते हुए बोला और उसके पीछे कदम बढ़ाए। मीशा ने खिलखिलाकर अपनी रफ्तार तेज कर दी। अजान ने रुककर खुद से दूर भागती मीशा को देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजान अब्बासी, खाते पीते घराने का लाडला बेटा जो महंगी से महंगी चीज़ों को भी चंद रोज़ इस्तेमाल करके फेंक देता था। इसने बचपन की मोहब्बत का बहुत सुना था, इसे भी हो गई थी। वो इतने सालों से एक ही लालकी पर अटका था, इसी का दीवाना था। मीशा मुझसे दूर भागा करो, मुझे घबराहट होती है प्लीज। वो भागते हुए मीशा के हम कदम हुआ। वो इसकी बात पर रफ्तार कम कर गई। वो अजान की इस पोजीसो नेचर की आदी थी। वो जुनूनी था। अब ना जाने ये मोहब्बत ये जुनून कितना अरसा कायम रहता था। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? अबरार साहिब की धाड़ती आवाज़ पर कमरे में बैठी मीशा के हाथ से किताब छूट गई। वो घबराकर कमरे से बाहर निकली। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? अबरार साहिब की धाड़ती आवाज़ पर कमरे में बैठी मीशा के हाथ से किताब छूट गई। वो घबराकर कमरे से बाहर निकली। सामने इसकी माँ सालहा बेगम फर्श से कांच चुन रही थी। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी। यहाँ आओ मीशा, कांच पोड़ा है, तुम्हें चोट लग जाएगी। अबरार साहिब ने तेजी से आगे बढ़कर मीशा को संभालते हुए कांच के करीब आने से रोका, मगर मामा। मीशा को खौफ था उसकी माँ के हाथ जख्मी हो जाएंगे। इसके अल्फाज पर अबरार साहिब ने नागवारी से अपनी बीवी को देखा। इसे कुछ नहीं होगा। जो लोग दूसरों नुकसान पहुंचाने के आदी हों वो खुद को नुकसान से बचाने का हर तरीका जानते होते हैं। उनके अल्फाज पर सालेहा बेगम ने सर उठाकर जख्मी नज़रों से अपने शौहर को देखा जो पहले उनकी छूटी छूटी तकलीफ पर तड़प उठता था। आज वो बेरहम बना हुआ था। वो उनकी नज़रों से बेनियाज अपनी बेटी को अपने हिसार में लिए सोफे की तरफ बढ़े। सालेहा बेगम को उनकी ये बेरुखी रुलाती थी। मीशा की बेचैन नज़रें माँ पर जिमी थीं। मीशा, तुम रोज़ाना पार्क में देर कर देती हो, आज भी भाईजान गुस्सा हो रहे थे। मेरी जान, तुम समझती क्यों नहीं हो? अब तुम बड़ी हो रही हो, मेरे लिए तो खैर अब भी बच्ची हो, मगर तुम्हारे ताया अब्बा को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो सोफे पर इसे अपने पहलू में बिठाते हुए बोल रहे थे। सालेहा बेगम कान चुनकर किचन में जा चुकी थी। मीशा ने बाप के समझाने पर हमेशा की तरह सर हिलाया। बाबा, मैं घर आती हूँ तो बूर हो जाती हूँ, मामा काम करती रहती हैं, ताई जान ऊपर से लड़ती रहती है। ताया अबू घर आते ही सबसे पहले मेरी क्लास लेते हैं। अलीशा को मेरे साथ बात करने की इजाज़त नहीं है। मुनीब भाई और आमिर भाई को मेरे साथ देखकर ही ताई उम्मी का पारा हाई हो जाता है। इसके बाद मेरे लिए घर में क्या बचता है? कोई बात करने वाला नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने पार्क चली जाती हूँ। वो उनके चुप होते ही शुरू हुई। ये वो तफसील थी जो मीशा हर बार बाप के समझाने पर सुनाती थी और वो सुनकर चुप हो जाते। अब भी यही हुआ था।
मीशा समझ नहीं पाई आखिर उसके बाप से क्या जुर्म हुआ था कि वो बड़े बहन भाइयों को कुछ कह नहीं पाते थे। मीशा के ताया और दोनों फूफो इससे और उसकी माँ से शदीद नफरत करती थीं। उनके हर अमल और अल्फाज से अंदाज़ा होता था कि वो दोनों उन्हें बर्दाश्त नहीं होते थे। इसकी माँ तो खैर मीशा के अलावा किसी को पसंद नहीं थी। ओके, तुम बस कोशिश किया करो, शाम होने से पहले आ जाओ। करीबी पार्क में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड्स बने। वो नरमी से बोलते हुए इसके चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को समेटने लगे। मीशा ने इस बात में सर हिलाया। ओ शुक्र है, वरना तुम हमेशा अकेली रहती थी। कौन है वो? तुम्हारी क्लास फेलो है। उनके सवाल पर मीशा ने उदासी से इस बात में सर हिलाया। बाबा, मैं हमेशा अकेली नहीं रहती थी, शायद आपको याद नहीं, 5 क्लास तक मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। फिर अपने ताया अबू के कहने पर मेरा स्कूल बदल दिया। अब मैं जिस स्कूल में जाती हूँ वहाँ सब अजीब सी लड़कियाँ हैं। वो मिडिल क्लास हैं और मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। इसे आज तक ये गम नहीं भूलता था जब इसे एक निहायत महंगे स्कूल में 5वीं करवाकर उसके बाप ने बड़े भाई के मशवरा पर एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो ना इस माहौल की आदी हो पा रही थी ना उन लड़कियों की। मीशा, मिडिल क्लास होना कोई ऐब तो नहीं है, तुम एक बार उन लोगों को समझने की कोशिश तो करो, ये गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखो गुड़िया, हमें पैसे की कमी नहीं मगर एक हमदर्द और मुखलिस दोस्त की हमेशा ज़रूरत रहती है। अबरार साहिब ने इसे नरमी से समझाया। आई नौ गरीब अच्छे होते हैं, मामा बताती हैं, मेरे नाना नानी भी बहुत गरीब थे। लुक एट हर। मामा जैसी ब्यूटीफुल और प्योर लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। ताई उम्मी तो प्यारी भी नहीं है, मामा की ब्यूटी से जेलस रहती है। वो बात को कोई और रुख देती मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। अबरार साहिब इसे देखकर रह गए। वो पागल सी लड़की थी जिसे अंदाज़ा ही नहीं था उसकी माँ को क्यों नापसंद किया जाता था। इसका बाप क्यों खानदान वालों से बातें सुनता था। ओवेल एक लड़की है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है। वो बहुत कई रंग है, इसे मैं अच्छी लगती हूँ। एक दिन मैं अपनी नोटबुक घर भूल गई थी तो इसने मुझे अपना होमवर्क दे दिया था। यहाँ इतनी गर्ज है कि हमारी टीचर को तो पता ही नहीं चलता कुछ। तब से वो लड़की मेरी फ्रेंड बन गई है।